शिक्षा जो है वो एक हमेशा शुरुआती दौर में ही रहती है, जी। कभी उसका अंत ही नहीं होता है कि अगर उसने थोड़ा-सा भी सोशल मीडिया को मैनेज कर लिया, जी। तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ें बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली कंट्रोल कर ले जाएगा। तो हमेशा से ना मेरी मानसिकता रही है समाधान की तरफ, समस्या की तरफ नहीं। कानपुर शहर कानपुरिये अपने अच्छे रवैये और पढ़ाई किसी भी मुद्दे को लेकर हमेशा चर्चित रहते हैं। आज एक ऐसे शख्स के पास हम आए हैं जो पूरे दुनिया भर में चर्चित हैं। नाम है अमित कुमार निरंजन। सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जन चौपाल पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में आपने यूजीसी नेट एक सब्जेक्ट से और क्लियर किया है। जी। तो सर, छः छः बार आपने पहले क्लियर किया था और ये सातवीं बार। तो अभी आपकी उम्र हो चुकी है, आपने शादी भी कर ली। क्या मन है कि अभी कब तक आगे जाना है इस एजुकेशन रेस में, कब तक दौड़ना है? देखिए शिक्षा जो है वो एक हमेशा शुरुआती दौर में ही रहती है, जी। कभी उसका अंत ही नहीं होता है। जी। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये चीज़ मेरी शुरुआत है, जी। तो भी कुछ अलग नहीं होगा और ये मैं आपसे बोलूँ कि ये जो शिक्षा के जिस रास्ते पर मैं अभी खड़ा हूँ, जी। अभी तो मंज़िलें इसमें निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है कि आप किस मंज़िल पर पहुँचेंगे। जी। यहाँ तो हर एक नया पड़ाव ही एक नई मंज़िल है। सर, आपने नेट क्वालिफाई किया है 7 सब्जेक्ट से अलग-अलग। सर, दर्शकों को ये बताइए कि आपने किस-किस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट निकाला है एक ही बार में? देखिए मैंने सारे ही यूजीसी नेट एक बार में निकाले हैं। हाँ। शुरुआत वाले में ज़रूर वक़्त लगा था, जी। लेकिन वही होता है कि एक बार आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो जी। आपके सामने कोई भी गाड़ी आ जाए, उस गाड़ी को थोड़ी-सी ट्यूनिंग ही देखनी पड़ती है, बाकी वो गाड़ी आप चला लेते हैं। तो पहला मेरा निकला था जेआरएफ कॉमर्स में जी। और इसके बाद फिर 2010 की बात बता रहा हूँ, जून 2010 की। जी। फिर दिसंबर 2010 में आया, फिर उसमें इकोनॉमिक्स निकला, 2012 में मैनेजमेंट था, 2015 में मेरा एजुकेशन था और उसके बाद 2019 में मेरा पॉलिटिकल साइंस था, 2020 में सोशियोलॉजी था और 2022 में एडल्ट एजुकेशन में निकला है, जो अभी लेटेस्ट है। सर, 2010 से आपने यूजीसी नेट का कारवां शुरू किया। उसके जी। पहले आप पढ़ते रहे, वो अलग बात है। आप 7 बार आपने निकाल लिया। अभी आगे क्या और कोई सब्जेक्ट बचा है जिससे आप नेट क्लियर करना चाहेंगे? अभी जो मेरा 9th मास्टर चल रहा है वो फिलॉसफी में चल रहा है। तो अब ये कंप्लीट होगा, इधर मेरी एलएलबी भी कंप्लीट होने वाली है, तो एलएलएम आ जाएगा। तो जी। मुझे लगता है अभी लॉ, फिलॉसफी और एक मेरा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट रहा है साइकोलॉजी। जी। चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी हो, चाहे आप जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये बहुत एक रिक्वायर्ड चीज़ होती है। तो ये 3 फिलहाल तो अभी मैं इन्हीं 3 के बारे में सोच रहा हूँ। अभी 3 बार और आप नेट निकालेंगे, मतलब ये आपका कहना है। अच्छा सर, ये बताइए, जब आप छोटे रहे होंगे, शुरू से आप शहर में ही रहे हैं? हाँ, मैं कानपुर में ही बॉर्न एंड बॉट अप हुआ हूँ। बचपन से शहर में रहे हैं, यहाँ का नेचर, पढ़ाई में कैसे, ये आपका घर है, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, एक बार हमारी आपकी बातचीत हुई है। आपने बताया था कि जब गांव में जामुन और आम का सीजन होता है तब आप ननिहाल गए हैं। वैसे गांव आप अपना पता है लेकिन गए नहीं कभी, आपने यही बताया था। तो जी। सर, जब आपने शुरुआती दौर में पढ़ाई शुरू की तो उस वक्त आप जब शुरू की थी पढ़ाई, सन कौन सा रहा होगा जब, शायद आपने ये भी बताया था कि जब आप हाई स्कूल में थे, कम नंबर्स आने के कारण फिर आपके अंदर का एक जोश जो था वो जागा और इसके बाद से आप निकालते चले गए और पढ़ते चले गए, आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो सर, वो वाकया क्या था? देखिए क्लास 10th में आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर दूँगा कि हाँ, बिल्कुल मैं ज़रा हमेशा से मुझे नेचुरल चीज़ें अच्छी रही हैं। आप ये कहिए कि बचपन से ही कहीं न कहीं गर्मियों की छुट्टियों में जाते रहे हैं, जी। तो वो नेचर टच हमेशा से बड़ा दिल के करीब रहा है। आज भी लगता है कि हाँ, बैठकर आराम से ना कभी कोई किताब लिखनी हो तो मसूरी या मनाली में बैठिए, दार्जिलिंग में बैठिए, मॉर्निंग के टाइम पर कॉफ़ी पीते हुए लिखिए। वाकया वो था कि 10th में जो आम गलती आज की डेट में भी बच्चे वही करते हैं, जो मैंने आज से 20 साल पहले करी थी, कि हम एक किताब पर ना टिकते हैं, ना एक टीचर पर टिकते हैं। हमें लगता है कि सबसे ज्ञान बटोर लो और फिर उसमें दिक्कत क्या होती है कि आर्मी वाला एक से इंस्ट्रक्शंस लेता है। उसके लिए एक प्रिंसिपल है, एक रूल है कि आप एक से इंस्ट्रक्शन लेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। तो जब आप 10 चीज़ों से इंस्ट्रक्शंस लेना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो शिक्षा क्यों ना हो, तो आप भ्रमित हो जाते हैं। अगर एक डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपके शरीर में ऑपरेशन हो सकता है, तो आप ये क्यों, ठीक है, सेकंड ओपिनियन लेना अच्छी बात है, लेकिन आप गए एक नामी डॉक्टर के पास थे, फिर आपने कह दिया कि नहीं सेकंड ओपिनियन लेते हैं। किसी डॉक्टर ने सोचा कि यार इसका ऑपरेशन तो होना ही है, क्यों ना 3 महीने खींच देते हैं, हम भी कुछ कमा लेते हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं? नुकसान। वही बच्चा गलती करता है। करता क्या है कि उसको करना तो चाहिए तैयारी मन से और अपने कॉन्सेप्ट पर क्लियर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहकर,
लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। तो गलती करता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, दूसरे पे भटक गया, दूसरा नहीं हुआ, तीसरे पे भटक गया, भाई मैंने गलती करी। जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मार्क्स जी, कम आ गए, जी। तो मैंने देखा कि मैंने कहा यार हो तो गई है गलती, अब क्या करना है, सेल्फ स्टडी को ही अपना एक सबसे बड़ा वेपन बना लेना है, सबसे बड़ा टूल बना लेना है, स्ट्रेंथ बना लेना है। जब से मैंने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, अपने पर बिलीव करना स्टार्ट किया, तब से रिजल्ट आना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया हो गई। सर ट्यूशन नहीं लिया आपने? नहीं, मैं ट्यूशन कभी नहीं लिया, जब सब कुछ किताबों में गिवन है, तो क्यों ना उसको, हाँ, प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं कहता, ट्यूशन में आप सीखने नहीं जाते, आप वहाँ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन आप सोचो कि वो आपको सब कुछ पढ़ा दे, तो ये बिल्कुल गलत है। सर जो समस्याएँ आई उसको हल करने के लिए आपने किसको चुना? घर में पेरेंट्स को या फिर नहीं, कहीं न कहीं तो देखिए मैं संस्थाओं से जुड़ा रहा ना, मतलब किसी न किसी संस्था के अंदर में ही मैं कोई डिग्री लूँगा, तो मैं जाता था डायरेक्टली, जो वहाँ अपॉइंटेड हैं, भाई उनको अपॉइंट करा किस लिए गया है? हमारे लिए, तो मैं उनसे ही पूछता था सीधे। 10th में जब आपके कम नंबर आए कितने परसेंटेज बने थे सर? 59% थे मेरे। 59 आप संतुष्ट नहीं थे उससे। कितना चाहते थे आप कि मेरा इतना बने तो मैं कुछ नहीं, मैं 1 ही परसेंट चाहता था, क्योंकि 60% मिलने का साइंस मिल जाती है। तो वो मुझे और ज़्यादा तमन्ना नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि वो अब नहीं आ पाई, ठीक है? तो उस दिन मुझे पता चली 1 नंबर की कीमत क्या होती है। मेरे 119 नंबर थे, जबकि हमारे यहाँ रूल था कि साइंस और मैथ मिलाकर आपके 120 होने चाहिए थे, 60% होनी चाहिए थी 100 में। जी। मेरे साइंस में तो 75 थे, मैथ्स में 44 रह गए। वो 1 नंबर से स्कूल ने मुझे दिया ही नहीं साइंस। तो मैंने कहा ठीक है यार, साइंस नहीं मिली, अब पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। लेकिन फिर टीचरों का रोल अगेन आता है, उन्होंने काउंसल किया, गाइड किया कि भाई इसमें भी स्कोप ज़्यादा है, एजुकेशन तो भाई इम्पोर्टेंट है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में लें। जब ये बात समझ में आई, तो फिर मैंने 11th में भी टॉप किया, 12th में किया, फिर वो सिलसिला शायद अभी भी नहीं रुका है। जब आप उस दौर में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी मुसीबतें भी आई होंगी जैसे कि रोज़मर्रा में होता है कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और 2-3 लोग हैं घर में, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस दौर में जब आपने हायर क्वालिफ़िकेशन की डिमांड की पापा से, तो कैसे क्या मैनेज हुआ था? नहीं, मेरे फादर का एक हमेशा से प्रिंसिपल रहा है, मर्सिडीज़ में घूमना है, घूम लो। तुम्हें विदेश घूमना है, घूम लो, रोका किसने है? लेकिन अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाओ कि तुम घूम सको। तो उन्होंने सिंपल बोला कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उनकी अपनी एक क्राइटेरिया होता है। आप उस क्राइटेरिया को समझिए, जानिए, अपने आप को उस तरीके से तैयार करिए और बस फिर क्वालीफाई कर लीजिए। अच्छा मतलब पापा ने हमेशा ये कहा कि आप अपनी पहले अंतरात्मा से पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, यही कहना चाहते हैं आप। अच्छा ये बताइए सर जब आप पढ़ रहे थे, उस समय आप अकेले थे। हुँ, आपने बताया था कि पढ़ने में मैं अकेला था और हुँ, घर में एक ही कमरा था। हुँ। जब इससे पहले हमारी आपकी बातचीत हुई थी जी, यही जी, बताया जी। था। तो वहीं पे सब लोग रहते थे, वहीं पे पढ़ना कैसे मैनेज किया आपने कि खुद को लोग जैसे ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में आप देख लीजिए, हुँ, हुँ, वहाँ पे हालाँकि सीरियल देखने वाली टीवी नहीं है लेकिन हुँ, बगल में जो लड़ाई हो रही है, बगल बच्चों को इंटरेस्ट होता है, उसमें दिलचस्पी होती है, हुँ, खेल-कूद में। आजकल गाँव के बच्चे क्या करते हैं, जानवर होते हैं, हुँ, हुँ, तो उनको खेतों में ले गए ये सब करना। लेकिन हुँ। आप तो शहर में रहे, हालाँकि शहर में रहना, एक कमरे में पढ़ाई करना इतने जल्दी जिस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, संभव नहीं है। लेकिन आपने कैसे क्या किया कि उनके बीच में रह के पढ़ाई कर ली? देखिए हमेशा से ना मेरी मानसिकता रही है समाधान की तरफ, समस्या की तरफ नहीं। तो समस्या तो सबकी ज़िंदगी में है। अगर आज मेरी ज़िंदगी में जगह की समस्या थी या वक़्त की समस्या थी, तो किसी और की ज़िंदगी में कुछ और समस्याएँ रही होंगी। जी, तो बिल्कुल। हमेशा से माइंड सिर्फ़ एक ही तरफ चला कि समस्या नहीं, समाधान ढूँढो। और जब मैं समाधान पर काम करने लगा, तो मुझे समस्याएँ बॉदर ही नहीं करती थी, फ़र्क ही नहीं पड़ता था। समाधान ही इतने प्रबल हो जाते थे, ताकतवर हो जाते थे, कि जिससे सारी की सारी समस्याएँ हल हो जाती थी। आज जब सोशल मीडिया में आपका नाम चल रहा है, टीवी चैनल्स पे चल रहा है, तो आपको बड़ी खुशी होती होगी और आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। सर कितने बच्चों को पढ़ाएँ लगभग? देखिए, मैं गाइड करता हूँ आज की डेट में, रेगुलर और निरंतर तो मैंने 18 साल पढ़ाया है। कई सारे स्कूलों में पढ़ाया है, मैंने अपनी संस्था के थ्रू भी पढ़ाया है। लेकिन अब क्या रहता है कि अब मेरा जो मोटिव है वो राष्ट्र के लिए है। तो अक्रॉस इंडिया मेरे इवेंट्स रहते हैं, जहाँ पर मैं निःशुल्क आपके जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट होते हैं या स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनको अच्छी गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं मिल पाती, तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। और फिलहाल अगर मैं गाइड एंड काउंसलिंग की बात करूँ, अगर एक नंबर की बात करें, तो लगभग 2.5 लाख के ऊपर बच्चे ऐसे हैं, छात्र हैं, जिनको मैं गाइड कर चुका हूँ, और 25,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं, जिनको ट्रेंड कर चुका हूँ कि आपको बच्चों को बिल्कुल हँस के पढ़ाना सर है, प्रदेश में या फिर देश में? देश में, राष्ट्र दे में। राष्ट्र में। ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि
इतनी कम उम्र में इतना मुकाम हासिल करना और फिर 2.5 लाख युवाओं का एक आइडियल बनना बहुत बड़ी बात है। हालाँकि ये जितना मुश्किल है, बच्चों को अगर देखा जाए, आज के समय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, क्या ये सही वक़्त है तुम्हारे कोचिंग जाने का? अब ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन क्रिएट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोचिंग में खुद की तैयारी करके कुछ जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि आप सिर्फ़ किसी भी संस्था पर आप ब्लेम डाल देते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया। बात वो सही है, देखिए अच्छा तो कोई नहीं पढ़ाता। आप किसी भी सिविल सर्वेंट से, आईएएस से बात करेंगे तो कहेगा नहीं, 99% मेरी मेहनत थी, 1% किसी भी संस्था की मेहनत रही होगी, और ये बात फैक्ट है। आपको अपनी शक्तियाँ खुद पता है, मुझे मेरी शक्तियाँ खुद पता है। मुझे पता है कि मैं कितना एफर्ट दे सकता हूँ। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा कोचिंग जा तो रहा है, लेकिन 100% डिपेंड है। अपने ऊपर नहीं है, दूसरों पर है। तो जब आप दूसरों पर डिपेंड होते हो तो फिर आपको कैसे सफलता मिल सकती है? तो मेरा संदेश सिर्फ़ इतना सा है कि आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप बहुत आगे चले जाएँगे। अच्छा सर, ये जो कोचिंग्स चल रही हैं, जैसे अपने यहाँ कानपुर में बात करें तो काकादेव हब है कोचिंग का, हुँ। और आप शहर की बात कर लीजिए या ग्रामीण अंचल क्षेत्र की बात कर लीजिए, लगभग आपके हिसाब से कितना बच्चा आता होगा कोचिंग में? आइडिया एक। देखिए, अकेले दिल्ली की बात करें तो साढ़े 7-8 लाख बच्चा तो सिर्फ़ सिविल के लिए जाता है, तैयारी करता है। जी। तो अगर आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, कोचिंग्स में तो बहुत बड़ा रेशियो है। 80% स्कूल का बच्चा तो कोचिंग ही जाता है। तो जी। सर जो बच्चे ग्रामीण अंचल क्षेत्र से आ रहे हैं, मैंने खुद देखा है, मैं उस दौर से आया हूँ निकल के। हुँ, मेरे साथ मैं जॉब के लिए आता तो बच्चे मेरे साथ ही आते थे, 3-3 4-4 बस भर के आती थी। 3 घंटे वो कोचिंग पढ़े, इसके बाद फिर चले गए। हुँ। तो उनका ये समय बर्बाद हो रहा है या फिर वो कुछ पा भी रहे हैं इन कोचिंग्स के माध्यम से? देखिए, इन कोचिंग के माध्यम से कोई भी बच्चा तब तक कुछ नहीं पा सकता जब तक वो सेल्फ स्टडी ना करे। तो अगर वो कोचिंग वाले मेहनत करके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोचिंग एक रोज़गार का साधन भी है, गाइडेंस की जगह भी है, काउंसल करने का तरीका भी है, तैयारी करवाने की एक प्लेस हो सकती है। तो ये बच्चे को डिसाइड करना है कि वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली जा रहा है। देखिए, कोचिंग वाला आपसे ये तो नहीं बोलेगा कि ज़िंदगी भर फ्री में पढ़ लो मेरे यहाँ। वो 6 महीने की फीस लेगा, 6 महीने बाद आपसे कह देगा अब तुम्हारा हुआ सिलेक्शन या नहीं हुआ, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। नहीं है। तो आप पहली बात तो ऐसी संस्थाओं से मत जुड़िए जहाँ पर उनका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना हो, एक मकसद के लिए ना काम कर रहे हो। और दूसरी बात कि आपके पास वो 6 महीने उन्होंने आपको दिए, तो कम से कम उस 6 महीने में अगर आपको वो 20% मदद कर सकते हैं, तो 80% अपनी मदद लेकर जाओ ना। तभी तो आप उसको क्वालीफाई कर पाओगे। आप सोच रहे हो 80% उन पर डिपेंड हो जाएँ, 20% सिर्फ हम अपना दें, तो कभी सिलेक्शन होगा ही नहीं, कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं दे सकती। जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सर आज का युवा जो है वो पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया और उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि मतलब बच्चों को फ़ोन देना चाहिए? जो मैं ये नहीं मानता हूँ कि बच्चे कितनी उम्र के हों। अब यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा होगा, ज़ाहिर-सी बात है 18 प्लस 22 प्लस होगा। हुँ। तो उनके पास फ़ोन होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के वो पढ़ भी तो नहीं पाएँगे। और हुँ, इसको आप हुँ। किस तरह से देखते हैं, ये बताइए? देखिए, 18 साल की उम्र के बाद ही बच्चा कॉम्पिटिशन दे रहा है, ठीक और है, 18 साल की उम्र के बाद ही वो आर्मी में जा रहा है, ठीक राष्ट्र है। की सेवा करने में जा रहा है। जी। तो आप सोचिए ना कि एक बॉर्डर पर एक सिपाही खड़ा है बंदूक लिए हुए, हुँ। और उसके हाथ में आपने मोबाइल दे दिया, इंटरनेट बहुत अच्छा आ रहा है। इंस्टा की रील भी चल रही है, फेसबुक की रील भी चल रही है, और यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी देख रहा है। जी। क्या लगता है कि आराम से वो देश की सेवा कर लेगा वहाँ पर? आतंकवादी हों या जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स होंगे, वो तो आराम से घुस जाएँगे, क्योंकि हुँ, उसका ध्यान कहाँ है? मोबाइल पे। मोबाइल पर। कहने का मतलब ये है कि उनको मोबाइल क्यों नहीं दिया जाता, क्यों अलाउ नहीं किया जाता है, या वहाँ पर नो नेटवर्क ज़ोन होता है, ताकि आप कॉन्टैक्ट ना कर सकें। वो एक तरीका होता है। चलिए, ये तरीका लिवरेज आपको शहरों में मिला हुआ है। दूसरी बात आपने बोली कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी, लेकिन आपको क्या रोज़ पड़ेगी? हर वक़्त पड़ेगी, हर 1 मिनट पड़ेगी। आप हफ़्ते में अपने दिन डिसाइड कर लीजिए कि आपने 5 दिन सेल्फ पढ़ा, जो-जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिनके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे थे, आपने वो 2 दिन रखे अपने डिजिटल लर्निंग के लिए। वो डिजिटल लर्निंग में आपने उन 5 दिन के बाद पढ़ लिया। लेकिन कभी आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो और उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट फँस गया, जो आपको डिजिटल लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है, उसके लिए भी आप एक काम करिए, आप उस वक़्त मत देखिए। उस वक़्त के लिए आप करिए कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको, हम ये भी तो करते हैं, क्वेश्चन में हमारे 100 क्वेश्चन अगर गिवन है, जो हमें नहीं आता, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं, या हम आगे बढ़ जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं ना? जी। उस क्वेश्चन को कहेंगे बाद में रिव्यू करेंगे, राइट? वही काम वहाँ कर लीजिए। फँस गए आपके, अच्छा ठीक है। कभी-कभी आप ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं पढ़ा तो आगे मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, तो फिर डिजिटल लर्निंग कर लीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही कितने होंगे? ऐसी चीज़ें ही कितनी होंगी? आपको पर डे या तो अपनी डिजिटल लर्निंग का टाइम निर्धारित करना है,
या हफ्ते में निर्धारित करना है। जब आप ये कर लेंगे तो इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, और जब ये हो जाएगा तो कभी सोशल मीडिया बॉदर ही नहीं करेगा आपको। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि आप इंटरनेट का उपयोग करिए, लेकिन अपने सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें फ़ोन से। और हालांकि ये करना मुश्किल है आज के युवाओं के लिए, क्योंकि उनको रील्स और फेसबुक पे फोटो अपलोड सभी के साथ है ये। मैं अपनी भी बात करूंगा तो मेरे साथ भी यही है, क्योंकि आज का जो युवा है वो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए सोशल मीडिया चला रहा है। वो पढ़ाई में जा तो रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जितना समय वो पढ़ाई को दे रहा है उतना ही वो फोन में भी दे रहा है, लेकिन और इसी में वो हार जा रहा है। अगर वो फोन से निकल के पढ़ाई पे अगर वही समय दे दे तो हो सकता है वो एक बार में यूपीएससी क्लियर कर ले। मानते हैं ऐसा आप कि नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, जो आपने बात बोली है वो बिल्कुल सही है, कि अगर उसने थोड़ा सा भी सोशल मीडिया को मैनेज कर लिया तो फिर ऑब्वियसली वो चीजें बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली कंट्रोल कर ले जाएगा। सर अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये जो मेडल्स रखे हुए हैं, तो जब आपको पहला कोई ट्रॉफी या फिर अवार्ड मिला होगा, मेडल मिला होगा, तो उस समय आपकी जो खुशी थी और किस सन में मिला था ये बताइए? ये सिलसिला 2020 के बाद चालू हो गया था, जो 2020 के पास। अभी भी चालू हो रहा है। और बाकी जो मेरे स्कूल और कॉलेज लेवल के मेडल्स थे वो तो मैं मतलब रख ही नहीं पाया, अभी भी वो पैक्ड पड़े हुए हैं। जगह कम पड़ रही है ना, ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये होता है कि बस आप ये समझिए कि ये एक थोड़ा सा प्रोत्साहन जरूर देते हैं। कोई भी मेडल या कोई भी प्राइज दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप और आगे करें, इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप रुक जाएं। तो मैं हौसला बढ़ाने के लिए कि और करिए, और बेहतर करिए, और देश के लिए कुछ कार्य करिए, और समाज के लिए कुछ कार्य करिए। तो ये एक सिंबल होते हैं जो हमेशा इस बात को बताते हैं कि आप आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट सवाल आपसे मैं एक ये पूछूंगा कि आप जो जन चौपाल से हमारे साथ युवा जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं या सोशल कुछ भी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश, ग्रामीण अंचल क्षेत्र से ज्यादा हम लोग रूरल पे काम कर रहे हैं, तो ग्रामीण अंचल क्षेत्र में बच्चे अपने आप को पढ़ाई में किस तरह से उतार ले जाएं, ये एक लास्ट सवाल है, इसका बता दीजिए बच्चों के लिए सिर्फ। मैं उनसे ये कहूंगा कि देखो, तुम्हारे पास संसाधन जो है ना वो सीमित है, और उन सीमित संसाधनों को सही तरीके से यूज करो। मान लो तुम एक छोटे देश हो, तुम्हारे पास 100 मिसाइलें हैं, दिवाली में पटाखों की तरह मत यूज कर डालो। कहने का मतलब ये है कि वक्त सही हो तब आप उनको यूज करो। आपके पास संसाधन अगर कम है तो पहले अपने आप को सीमित संसाधनों को इस तरीके से आप यूटिलाइज करो कि आप कम से कम आधा नहीं तो कम से कम 20% रास्ता तय कर लो। चीजों को समझना आ जाए, जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पुराने पेपर्स आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाएंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो अभ्युदय आपकी योजना चलती है सरकार की, ऐसे कई सारी चीजें। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे लोगों से बात करिए जिन लोगों से आप मतलब कुछ भी लर्न कर सकते हो बेसिक लेवल पर। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया, एडवांस पर जाइए, एडवांस के लिए कुछ संसाधनों को यूज करिए। जब एडवांस क्लियर हो जाए, फाइनल के लिए बचे हुए मैक्सिमम संसाधनों को यूटिलाइज कर लीजिए, सक्सेस मिल जाएगी। तो जैसा आपने देखा, ये अमित कुमार निरंजन जी हैं और ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मार्गदर्शन करने के लिए जब भी आप आएंगे तो ये आपसे मना नहीं करेंगे, आप आइए, इनसे बातचीत कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आपका मार्गदर्शन करेंगे। जो युवा इनके साथ जुड़े हैं और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इनके साथ जुड़ें और प्रिपरेशन में अपनी जो देखिए ग्रामीण अंचल क्षेत्र वाले जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सिर्फ, अगर मैं कानपुर की बात करूं तो काका देव कोचिंग जाते हैं, लेकिन उनको अपना समय आने जाने का मैंने किया है कि मेरा समय बर्बाद होता है। मैंने ये खुद देखा है कि समय बर्बाद हो रहा है। मैं 3 घंटे कोचिंग में दे रहा हूँ, लेकिन आने जाने का जो 1.5 घंटे लग जा रहा है, ये 3 घंटा वेस्ट जा रहा है। तो इसको बर्बाद मत करें। एक गाइड के तौर पे इनसे बातचीत करिए और इनसे जुड़िए। और मैंने आपको अभी बातचीत की सर से, सर ने ये सब बताया। तो जुड़े रहिए जन चौपाल पर। हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।